पहला वर्ल्ड वॉर एक ऐसा संघर्ष जो पूरे यूरोप और उसके आगे तक फैल गया था। इंडिया पर भी इसका गहरा असर पड़ा। ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर्स को भर्ती किया गया। उन्हें दूर दूर के वॉर जोन्स में भेजा गया। उन्होंने बहुत ब्रेवरी और लॉयल्टी दिखाई और युद्ध में बड़ा योगदान दिया। घर पर वॉर का इकोनॉमिक असर बहुत गहरा था। बढ़े हुए टैक्सेस और इन्फ्लेशन ने इंडियन जनता पर भारी बोझ डाला। इस मुश्किल समय ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नाराजगी को और बढ़ा दिया। कई मायनों में यह वॉर इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत करने वाली परीक्षा बन गया। इस वॉर ने नई उम्मीदें भी जगाईं। युद्ध में बड़ा योगदान देने वाले इंडियंस अब अधिक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की उम्मीद कर रहे थे। भावना यह थी कि अगर इंडियंस एम्पायर के लिए लड़ सकते हैं तो उन्हें अपनी ही जमीन पर रूल करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यह भावना स्वराज की बढ़ती मांग में दिखाई दी, जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को परिभाषित करने लगी। इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चैप्टर के लिए मंच तैयार हो गया था। 1918 में वॉर की समाप्ति वह पीस या फ्रीडम नहीं लाई जिसकी कई इंडियंस ने उम्मीद की थी। इसके बजाय इसने रिप्रेशन के दौर की शुरुआत की, जिसका उदाहरण 1919 का रॉवलेट एक्ट है। इस कठोर कानून ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना ट्रायल के लोगों को कैद करने की अनुमति दी, जिससे सिविल लिबर्टीज कम हो गई। इस एक्ट का जोरदार विरोध हुआ और प्रोटेस्ट हुए, जिसका अंत अमृतसर के दुखद जलियनवाला बाग मैसेकर में हुआ। इस घटना ने ब्रिटिश रूल के बारे में सारे भ्रम तोड़ दिए और इंडियन जनता को कॉलोनियल रूल के खिलाफ भड़का दिया। इसलिए पहले वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर बहुत गहरा और विविधतापूर्ण असर पड़ा। इसने ब्रिटिश एम्पायर की अंतर्निहित विरोधाभासों को उजागर किया, कॉलोनियल विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया और उस मैस मूवमेंट की नींव रखी जो आने वाले वर्षों में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की विशेषता बन गई। इंडियन सोल्जर्स के बलिदान और घर पर हुए अन्याय ने मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण बनाया जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संक्षेप में, वॉर बदलाव का एक कैटलिस्ट बन गया जिसने इंडिया की स्वतंत्रता की यात्रा को तेज कर दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत मूवमेंट। यह आंदोलन भले ही इस्लामिक भावनाओं पर आधारित था, इंडियन स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ गया। यह ऑटोमन कैलिफेट पर केंद्रित था, जिसे कई मुस्लिम्स इस्लामी दुनिया का आध्यात्मिक प्रमुख मानते थे। इस आंदोलन ने भारत में जोर पकड़ा जब विजयी एलाइड पावर्स ने युद्ध के बाद कैलिफेट के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। कैलिफेट के फ्यूचर को लेकर चिंतित इंडियन मुस्लिम्स ने इसकी रक्षा के लिए एक कैंपेन शुरू किया। वे कैलिफेट को इस्लामिक यूनिटी के प्रतीक के रूप में देखते थे और डरते थे कि इसका अंत दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए एक झटका होगा। इसलिए खिलाफत मूवमेंट भारतीय मुस्लिम्स के साथ गहराई से जुड़ गया, उन्हें एक सामान्य उद्देश्य के तहत एकजुट किया। यह आंदोलन भले ही रिलीजियस था, भारत में पॉलिटिकल जागरूकता के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन गया। खिलाफत मूवमेंट को भारत के नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच समर्थन मिला। जनता को संगठित करने की इसकी क्षमता को पहचानते हुए महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली जैसी प्रमुख हस्तियों ने इस आंदोलन को अपनाया। उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने और स्वराज हासिल करने के बड़े लक्ष्य की ओर सामूहिक ऊर्जा को चैनल करने का एक अवसर देखा। खिलाफत और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बीच यह गठबंधन ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास था। खिलाफत मूवमेंट भले ही अपने मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं रहा, लेकिन इसका इंडियन नेशनलिज्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सामूहिक जागरूकता की शक्ति और कॉलोनियल सत्ता को चुनौती देने में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की प्रभावशीलता को दिखाया। इस आंदोलन ने वास्तविक पॉलिटिक्स के सामने रिलीजियस यूनिटी की सीमाओं को भी उजागर किया, क्योंकि टर्की ने 1924 में खुद कैलिफेट को समाप्त कर दिया था। फिर भी खिलाफत मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है, जो इंडियन संदर्भ में रिलीजन, नेशनलिज्म और कॉलोनियल विरोधी भावना के जटिल संबंध को उजागर करता है। 1920 का साल इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरू होने के साथ। महात्मा गांधी की अगुवाई में इस आंदोलन ने इंडियन से ब्रिटिश राज से कोऑपरेशन न करने का आह्वान किया। इसमें ब्रिटिश सामान, इंस्टीट्यूशंस और सर्विसेज का बॉयकॉट करना, सरकारी पदों से रेजिग्नेशन देना और टैक्स देने से मना करना शामिल था। इस आंदोलन का उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेशन को पंगु बनाना और इंडिया में ब्रिटिश रूल की नैतिक अवैधता को उजागर करना था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने के पिछले तरीकों से एक बड़ा बदलाव दिखाया। इसने वायलेंस को छोड़कर पैसिव रेजिस्टेंस को अपनाया
जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में गहराई से रूटेड थी। इस नए तरीके ने भारतीयों की इमेजिनेशन को मोहित कर लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मोबिलाइज किया। स्टूडेंट्स और लॉयर्स से लेकर फार्मर्स और वर्कर्स तक देश भर के इंडियंस ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लिए गांधी के आह्वान का पालन किया। इस आंदोलन ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को वास्तव में एक मैस बेस्ड स्ट्रगल में बदल दिया। लाखों आम लोगों को इसमें शामिल किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। इसने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी, संगठित जन प्रतिरोध की शक्ति को दिखाया। धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजनों से परे इस आंदोलन में मैस पार्टिसिपेशन ने इंडियन नेशनलिज्म की बढ़ती ताकत और यूनिटी को रेखांकित किया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जहां पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच एक वायलेंट क्लैश हुआ था, लेकिन इसकी लेगेसी बनी रही। इस आंदोलन ने इंडियन जनता में सेल्फ बिलीफ और डिफायंस की भावना पैदा की थी। इसने साबित कर दिया था कि ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को नॉन वायलेंट तरीकों से चैलेंज किया जा सकता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके अंत में सस्पेंड होने के बावजूद इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने न केवल इंडियन मैसेज को प्रभावित किया बल्कि इंटरनेशनल अटेंशन भी खींचा, कॉलोनियलिज्म की नैतिक दिवालियापन को उजागर किया। नॉन वायलेंस पर इस आंदोलन का जोर और लाखों लोगों को मोबिलाइज करने में इसकी सफलता का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रास्ते पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसने सिविल डिसोबीडियंस के फ्यूचर कैंपेन्स का रास्ता तैयार किया और अंततः ब्रिटिश एम्पायर के खात्मे में योगदान दिया। गैप 3S नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद के साल बहुत महत्वपूर्ण थे। इन सालों में कई पॉलिटिकल घटनाएं हुई जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम की लड़ाई को आगे बढ़ाया। ऐसा ही एक बड़ा कदम था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रुकने से निराश इन लीडर्स ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रवेश करना और अंदर से ही कॉलोनियल गवर्नेंस में बाधा डालना। काउंसिल्स में सीट्स हासिल करके वे अपने पोजीशंस का इस्तेमाल ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करने और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की खामियों को उजागर करने के लिए करना चाहते थे। पार्टी के एफर्ट्स ने डायरेक्ट एक्शन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बढ़ती इच्छा को दिखाया। गैप 3AS 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन की समीक्षा करने और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। लेकिन इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था, जिससे देश भर में गुस्सा और प्रोटेस्ट्स हुए। साइमन गो बैक का नारा गलियों में गूंजता रहा क्योंकि इंडियंस ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया और इसकी कार्यवाही में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इंडियंस को अपने ही फ्यूचर से बाहर रखने से यूनिटी और रेजिस्टेंस की भावना पैदा हुई, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट को और बल मिला। गैप 3S इन सालों के स्ट्रगल और डिस्कंटेंट का अंजाम 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में निकला। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपने अल्टीमेट गोल के रूप में घोषित किया। यह हिस्टोरिकल सेशन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर डोमिनियन स्टेटस मांगने से लेकर पूरी सॉवरेनिटी की मांग तक के एक डेफिनेट ब्रेक को दर्शाता है। लाहौर सेशन ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया, जो इंडिया के सेल्फ रूल के अधिकार का एक सिंबॉलिक असर्शन था। पूर्ण स्वराज की घोषणा ने इंडियन जनता को एक कॉमन गोल के तहत एकजुट किया, जिससे फ्रीडम हासिल करने की दिशा में तेज एफर्ट्स का मंच तैयार हुआ। गैप 3S, स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन, साइमन कमीशन के विरोध और हिस्टोरिकल लाहौर सेशन द्वारा परिभाषित इन महत्वपूर्ण वर्षों ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की चेंजिंग स्ट्रैटेजीज और अटूट डिटर्मिनेशन को दिखाया। हर घटना ने ब्रिटिश राज पर बढ़ते प्रेशर में योगदान दिया, जिससे इंडिया अपने फ्रीडम के सपने के करीब आया। गैप 3S 1930 का ईयर भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। जब सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, महात्मा गांधी के लीडरशिप में सॉल्ट मार्च एक डायरेक्ट एक्शन था जो ब्रिटिश के सॉल्ट बनने और बेचने पर मोनोपोली को चैलेंज देने के लिए था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के डंडी विलेज तक 240 माइल की जर्नी पर निकल। इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में लाखों इंडियंस ने अपना खुद का सॉल्ट बनाया, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन का प्रतीक था। गैप 3S सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने सोशल बाउंड्रीज को पार कर दिया, लोगों को अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से जोड़ दिया। फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स सभी ने हाथ मिलाया। हर एक ने अपने यूनिक तरीके से कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल में योगदान दिया। इस मूवमेंट की इंक्लूसिव नेचर विशेष रूप से विमेन की पार्टिसिपेशन में प्रकट हुई।
सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे लीडर्स ने प्रमुख रोल निभाई, प्रोटेस्ट्स और बॉयकॉट्स ऑर्गेनाइज किए। अर्बन और रूरल एरियाज की विमेन ने सड़कों पर उतरकर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया और नेशनल स्ट्रगल में अपनी जगह बनाई। गैप 3S सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान एक कलेक्टिव यूनिटी का भाव स्पष्ट था। यह वो टाइम था जब इंडियंस ने अपनी कास्ट, रिलीजन या क्रीड से परे एक कॉमन पर्पस महसूस किया। नेशनलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल गोल नहीं था, ये एक कल्चरल और इमोशनल फोर्स बन गया। फोल्क सॉन्ग्स, गीत और सिंबल्स इस यूनिटी के भाव को स्ट्रेंथन करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। वंदे मातरम और रघुपति राघव राजा रम जैसे सॉन्ग्स मूवमेंट के एंथेम्स बन गए, जो लोगों की एस्पिरेशंस और करेज को प्रकट करते थे। चरखा और ट्रिकॉलर फ्लैग जैसे सिंबल सेल्फ रिलायंस और फ्रीडम के प्रतीक बन गए। गैप 3S सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने नॉन वायलेंस और मैस मोबिलाइजेशन की शक्ति को दिखाया। गांधी जी की सत्याग्रह की फिलॉसफी यानी ट्रूथ की शक्ति ने मॉरल हाई ग्राउंड और कलेक्टिव एक्शन की शक्ति को जोर दिया। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट गहरा था। इसने न सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया, बल्कि इंडियंस को नए होप और डिटर्मिनेशन से भर दिया। गैप 3S सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लेगेसी यूनिटी और इंडियंस की इंडोमिटेबल स्पिरिट की शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा एरा था जो नॉन वायलेंस की रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज दिखाता था और भारत की इंडिपेंडेंस की पूर्ति के लिए राह प्रशस्त करता था। डाइवर्स सोशल ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन, विमेन की प्रमुख रोल और कलेक्टिव यूनिटी का भाव सभी ने मूवमेंट की सक्सेस में योगदान दिया। ये प्रमाणित करते हुए कि इंडिपेंडेंस एक कॉमन गोल था जो यूनिटी और डिटर्मिनेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था।